Hello students, welcome to Radiant Learning. I am Abhyansh. I am back with another video. और जो मैंने आपको बोला था कि एनिमल ईडियम्स में पार्ट 1 हो चुका है, अब हम पार्ट 2 कवर करने वाले हैं. सो इन एनिमल ईडियम्स टुडे विल बी कवरिंग पार्ट 2. और पार्ट 2 में जैसे पार्ट 1 में था कि 40 प्लस ईडियम्स थे, पार्ट 2 में भी विल कवर 40 ईडियम्स. और मैंने यहाँ पे कोशिश करी है, एनिमल ईडियम्स हैं तो एनिमल्स की पिक्चर्स भी थोड़ी जोड़ने की कोशिश करिए ताकि और सेशन हमारा इंटरैक्टिव रहे और आपको याद रखने में आसानी रहे. बहुत जगह इमेजेस ऐसी होंगी जो आपको डायरेक्टली याद रखने में हेल्प करेंगी, बहुत जगह पे इमेजेस का ज़्यादा रोल नहीं होगा, तो वहाँ पे मेरा रोल होगा, वहाँ पे मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा कि इसका क्या मतलब है. ठीक है, तो इस सेशन में भी मुझे उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आने वाला है. चलिए फर्स्ट जो ईडियम है हमारा वो देखते हैं. अब फर्स्ट ईडियम हमारा ऐसा लिखा हुआ है, लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट्स. अब यहाँ पे एक लेपर्ड बना हुआ है, उसके स्पॉट्स अलग अलग बने हुए हैं. ये व्यक्ति उसको जैकेट दे रहा है कुछ दूसरे स्पॉट्स की कि भाई ये शेर जैसी जैकेट पहन लो, अपने धब्बे बदल लो. मना कर रहा है, पीठ दिखा रहा है, मतलब डिसअप्रूव कर रहा है. इस ईडियम का मीनिंग ये है, लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट का मतलब पीपल कैनॉट चेंज, people cannot change their basic nature. जो लोगों का बेसिक नेचर होता है उसको वो चेंज नहीं कर सकते. अगर कोई हेल्पफुल है तो वो हेल्पफुल रहेगा, अगर कोई गुस्से वाला है तो वो गुस्से वाला रहेगा. ठीक है, ये मतलब है. यहाँ पे कोई कंजूस है तो कंजूस ही रहेगा. लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट्स का मीनिंग होता है पीपल कैन नॉट चेंज देयर बेसिक नेचर. और वही जो यहाँ पे ये डिपिक्ट कर रहा है कि ये उसको दूसरे स्पॉट्स की जैकेट पहनाना चाह रहा है, बट इसने पीठ दिखा दिया, डिसअप्रूव कर दिया, मना कर दिया. ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट ईडियम था. सेकंड ईडियम जो है हमारा हॉग वाइल्ड. अब हॉग वाइल्ड ये जो है मतलब यहाँ पे ठीक है मैंने एक पिग बनाया है और पिग से बहुत कुछ यहाँ पे नहीं डिपिक्ट हो रहा है पिग से, बट हॉग वाइल्ड का मतलब होता है, आपने पिग को देखा होगा जनरल. मेरे तो मतलब बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं पिग्स के साथ, तो मैं तो क्या ही बताऊं, मतलब पिग्स पे अगर मैं बोलने जाऊंगा तो पूरा एक सेशन लग जाएगा. बट हॉग वाइल्ड का मतलब होता है टू रन आउट ऑफ कंट्रोल, रन आउट ऑफ कंट्रोल. और जो पिग होता है उसको आपने देखा होगा कि कहीं भी भागता है, कैसे भी भागता है, बस भागता रहता है इधर से उधर विदाउट पर्पस. ठीक है, वो पर्पस क्या है वो उसे ही पता होगा. तो हॉग वाइल्ड का मीनिंग होता है टू रन आउट ऑफ कंट्रोल या टू रन लाइक अ पिग, इधर से उधर आउट ऑफ कंट्रोल आप भाग रहे हैं. ठीक है, तो बस इमेज का यहाँ पे इतना रोल था. ठीक है, दैट वाज आवर सेकंड ईडियम. नेक्स्ट ईडियम जो है हैव अ कैंगरू लूज इन द टॉप पैडक. हैव अ कैंगरू लूज इन द टॉप पैडक का मीनिंग होता है टू बी क्रेजी. टू बी क्रेजी मतलब अब यहाँ पे देखो कैंगरू बनाया तो है मैंने, कैंगरू कुछ यहाँ पे डिपिक्ट नहीं कर रहा है. कैंगरू देख के या इमेज देख के आपको नहीं समझ में आ रहा है, बट ये वन ऑफ दोज ईडियम्स है जो आपको याद रखना पड़ेगा. ठीक है, एग्जाम में आया है बहुत बार. और कैंगरू से रिलेटेड जितने भी ईडियम्स आए हैं आप बता सकते हो कि उनका ओरिजिन कहां से हुआ होगा. उनका ओरिजिन ऑस्ट्रेलिया से हुआ है. ऑस्ट्रेलियन लोग जो होते हैं, देखिए ऑस्ट्रेलियन लोग जिस तरह से इंग्लिश बोलते हैं वो ब्रिटिशर्स और यूएस से थोड़ा सा, अमेरिकन से थोड़ा सा डिफरेंट होता है. तो हैव अ कैंगरू लूज इन द टॉप पैडक का मीनिंग होता है टू बी क्रेजी. ठीक है, सिर्फ कैंगरू देख के इडियम याद नहीं आएगा, इसका मीनिंग भी आपको याद रखना पड़ेगा. नेक्स्ट है गोल्डन केज और गिल्डेड केज. गोल्डन केज कह लो या गिल्डेड केज कह लो. अब इसको देख के आपको मीनिंग कन्वे हो रहा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है. ऐसा लिख क्या बना है ये, सोने का पिंजरा. तो सोने का पिंजरा मतलब क्या, टू बी इन अ लग्जूरियस बट कंट्रोल्ड पोजीशन. लग्जूरियस तो है बट कंट्रोल्ड है, फ्रीडम नहीं है. मतलब गिल्डेड केज या सोने के पिंजड़े में क्या है, लग्जरी है, इसकी तो गारंटी है, बट फ्रीडम नहीं है. फ्रीडम नहीं है, फ्रीडम के आगे ऐसे क्रॉस लगा लो. तो आपको याद रखने के तरीके बता रहा हूं. यहां पे जो लिखा है बिल्कुल ये कोई गूगल की आप मीनिंग नहीं है, या आप ये कह सकते हो कि सर बुक में तो कुछ और लिखा है. बिल्कुल लिखा हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है. मेरा लिखने का तरीका सिर्फ इसलिए ऐसा है
ताकि आपको ये रिलेट रहे, आप एसोसिएट कर पाए कि गोल्डन केज या गिल्डेड केज जब बताया था तो उसका क्या मीनिंग था। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ इडियम था। नेक्स्ट इडियम जो है ओपन अ केन ऑफ वर्म्स। अब इस व्यक्ति ने थोड़ा सा यहाँ पे इमेज से आप समझने की कोशिश करिए कि इसने केन है, कोई बॉक्स ऑफ वर्म्स है, उसको ओपन कर दिया है और फिर खुद ही परेशान लग रहा है। तो मतलब केन ऑफ वर्म्स क्या होता है? समथिंग, कि अगर आपने केन ऑफ वर्म्स ओपन कर दिया, समथिंग व्हेन ओपन will create a lot of problem, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है इफ यू ओपन अ केन ऑफ वर्म्स। एक के बाद एक प्रॉब्लम सामने आ सकती है। सो टू ओपन अ केन ऑफ वर्म्स मीन्स समथिंग व्हेन ओपन विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। इमेज से आधी बात इमेज से पोर्ट्रे हो रही है, आधी बात मैंने लिख के बता दी है। तो दोनों तरीकों से जो भी मेथड आपके लिए वर्क करे उस तरीके से आपको इसे याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फिशिंग एक्सपीडिशन। फिशिंग एक्सपीडिशन फिर से हर सेशन में बोलता हूं, बट बोलने की जरूरत नहीं है कि ये इडियम्स एग्जाम के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा के देखो, जो आज का सेशन मेरा खत्म हो जाएगा, आज हमारे 80 इडियम्स खत्म हो जाएंगे एनिमल्स पे। आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लो, एनिमल पे कोई सा भी ऐसा इडियम आया हो जो मैंने कवर नहीं किया हो तो मुझे जरूर बताना। तो मैंने प्रीवियस ईयर भी कवर किया है और फ्यूचर में क्या आ सकता है उस पर भी एक नजर रखिए। तो फिशिंग एक्सपेडिशन का मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट करना या एग्जामिन करना। और जनरली ये किस तरीके से होता है? ऑफन सीक्रेटली, सीक्रेट तरीके से इन्वेस्टिगेट करना या एग्जामिन करना, दैट इज नोन एज अ फिशिंग एक्सपेडिशन। ठीक है, ये फिशिंग कर रहा है। फिशिंग इमेज से पूरा मीनिंग तो क्लियर नहीं हो रहा है। तो फिशिंग एक्सपीडिशन आप ऐसे याद रखेंगे, टू इन्वेस्टिगेट या एग्जामिन। और किस तरह से किया जाता है ये इन्वेस्टिगेशन? ऑफन सीक्रेटली। ठीक है, सीक्रेट तरीके से, खुफिया तरीके से। सेवेंथ, वैकामोल। वैकामोल, मुझे इसमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप इमेज से समझ पा रहे हो। ऐसी प्रॉब्लम जिसको आप खत्म करते हो। आपने अगर ये गेम देखा होगा, खेला होगा या YouTube पे कहीं देखा होगा, तो इसमें क्या होता है कि एक जगह पे इसको मारेगा, ये दूसरी जगह से निकल के आ जाएगा, फिर कहीं और से निकल जाएगा, मतलब ये प्रॉब्लम खत्म ही नहीं होगी। ठीक है, तो वैकामोल ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए बोला जाता है। इसमें मुझे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इमेज ही सब कुछ यहाँ पे डिपिक्ट कर रही है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा इमेज से ही आप समझ सकते हैं। मेरा इमेज रखने का जो पर्पस है वो फुलफिल हो रहा है यहाँ पे। एट्थ में कोई इमेज नहीं रखी है। नेचर ऑफ द बीस्ट। नेचर ऑफ द बीस्ट का मतलब कि जो सबका नेचर होता है, द वेरी एसेंस ऑफ समथिंग, द वेरी एसेंस ऑफ समथिंग। क्या मतलब है इसका? कि भाई जंगल है अगर, तो लायन उसमें सबका शिकार करेगा ही करेगा, ये होना ही होना है। मतलब ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, या ये लायन कोई अपने अंदर चेंजेस नहीं लाएगा, वो उसका नेचर है। नेचर ऑफ द बीस्ट, द वेरी एसेंस ऑफ समथिंग। ठीक है, ये इडियम भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट, वर्म हैज टर्न्ड। वर्म हैज टर्न्ड, मैं आपको इमेज से भी समझाऊंगा, मैं इसका मीनिंग लिख देता हूं पहले। वर्म हैज टर्न्ड का मीनिंग होता है द सिचुएशन हैज रिवर्स्ड। सिचुएशन हैज रिवर्स्ड। क्या मतलब हो सकता है? यहां पे ए खड़ा है, यहां पे बी खड़ा है। अब यहां पे लायन है, लायन बी की तरफ जा रहा है, तब तो ए रिलैक्स्ड है थोड़ा। ठीक है, कि चलो बी के पीछे लग गया, अपन तो रिलैक्स्ड है। पर ये लायन अगर टर्न कर जाए इस तरफ, तो इसको बोलते हैं वर्म हैज टर्न। वर्म के रिस्पेक्ट में बोला है कीड़ा, मतलब जो आप यहां पे देख पा रहे हैं। बट मैं आपको एक जनरल सा एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। वर्म हैज टर्न का मतलब कि सिचुएशन रिवर्स्ड हो गई है। जैसे पहले कांग्रेस रूलिंग पार्टी थी, अब बीजेपी हो गई है, तो अब वर्म हैज टर्न। जिस सिचुएशन में कांग्रेस थी, अब उस सिचुएशन में बीजेपी हो गई है। सिचुएशन बदल गई है, रिवर्स हो गई है। ठीक है, तो ये वर्म हैज टर्न का मीनिंग था। नेक्स्ट, फ्लाई ऑन द वॉल। देखो बहुत सारे जो इंग्लिश में इडियम्स होते हैं, ऐसा है कि वो हमारे हिंदी लैंग्वेज में भी होते हैं, बट किसी अलग कॉन्टेक्स्ट में होते हैं। जैसे जब हम ये बात बोलते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं,
तो दीवारों के भी कान होते का मतलब कि हम बात कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है, बट बात इधर उधर सुन सकता है कोई, ठीक है। तो अननोटिस्ड ऑब्जर्वर, इसके लिए ये ईडियम होता है। फ्लाई ऑन द वॉल का मीनिंग होता है एन अननोटिस्ड ऑब्जर्वर, जिसपे हमारा ध्यान नहीं जा रहा है कि वो नोटिस कर रहा है, ठीक है। अननोटिस्ड ऑब्जर्वर, जिस ऑब्जर्वर पे हमारा ध्यान नहीं जा रहा है कि जो हमारी बातें सुन सकता है, हमारे एक्शंस देख सकता है। फ्लाई ऑन द वॉल मींस एन अननोटिस्ड ऑब्जर्वर। मैंने यहां पे फ्लाई बनाया है, बट हाँ ये फ्लाई पूरा पूरा इसका मीनिंग नहीं डिपिक्ट कर पा रहा है, तो उसके लिए आपको इस तरह से याद रखना पड़ेगा कि फ्लाई ऑन द वॉल मतलब अननोटिस्ड ऑब्जर्वर। नेक्स्ट है हमारा 800 पाउंड गोरिल्ला। 800 पाउंड गोरिल्ला का मीनिंग होता है पावरफुल पर्सन, अ पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल पर्सन। आप लोग देख सकते हो कि ये लोग बैठे हुए हैं, 800 पाउंड गोरिल्ला है, बट उसका कुछ नहीं कर पा रहे। कुछ नहीं कर पा रहे का मतलब वो पावरफुल होगा, इन्फ्लुएंशियल होगा, तभी तो नहीं कर पा रहे, ठीक है। ये 11th ईडियम था। 12th ईडियम गिनी पिग। पिक्चर से कुछ यहां पे ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा है। गिनी पिग मतलब आपने देखा होगा कि जिन चीजों को एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया जाता है, थिंग्स और पीपल used for experimental purpose, जिनको एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ट्रायल के बेसिस पे एक्सपेरिमेंटेशन के लिए जिनको यूज किया जाता है, उसके लिए गिनी पिग बोला जाता है, दैट ही इज जस्ट अ गिनी पिग, ठीक है। तो ये ईडियम भी एग्जाम में बहुत बार आया है, और इसमें मैं आपको कोई भी स्टोरी नहीं बता सकता, ये आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको बार बार ये चीज बोलता हूं कि वो कैप बिल्डिंग, ईडियम्स, वन वर्ड, कहीं कहीं पे तो हमारे तरीके हैं, क्लबिंग है, कहीं पे कहीं पे प्रीफिक्स है, सफिक्स है, रूट है, बट जहां कुछ भी नहीं है वहां पे हमें एज इट इज याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक ईडियम उस तरह का है। 14th ईडियम एज पुअर एज चर्च माउस। 13th ईडियम, आई बेग योर पार्डन, 13th ईडियम है एज पुअर एज चर्च माउस। अब ये माउस को देख के आपको समझ में आ रहा है गरीब सा, परेशान सा लग रहा है। एज पुअर एज चर्च माउस का मीनिंग होता है वेरी पुअर, वेरी पुअर, ठीक है। इमेज देख के भी समझ में आ रहा है। एज पुअर एज लिखा है, कंपैरिजन लगाया है, कंजंक्शन लगाया है, और कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? चर्च माउस जितना पुअर। तो चर्च माउस के लिए हमारे पास सिंपल शब्दों में हम उसे क्या कहते हैं? वेरी पुअर, ठीक है। अब पुअर से रिलेटेड जितने भी सिनोनिमस वर्ड्स हैं वो आप यहां पे लिख लीजिए, वो आप यहां पे लिख लीजिए, एक साथ कंपाइल कर लीजिए वीडियो देखते देखते, तो आपके यहां से वोकैब बिल्डिंग भी इस तरह से होती है। देखो सारी चीजें रिलेटेड है ना, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। 14th ईडियम जो है हमारा बैक द रॉन्ग हॉर्स। अगर ये दोनों घोड़े रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपने इसके ऊपर अगर आपने अपनी बेट लगाई हुई है या पैसे लगाए हुए हैं, तो आपके लिए ये ईडियम होगा टू बैक द रॉन्ग हॉर्स। इसका मतलब होता है टू सपोर्ट, बैक करना मतलब सपोर्ट करना, टू सपोर्ट द वीकर साइड। वीकर साइड या वीक टीम को सपोर्ट करना मीन्स टू बैक द रॉन्ग हॉर्स। इन दिस केस हॉर्स ए और हॉर्स बी में इफ यू हैव पुट योर मनी ऑन हॉर्स बी, इट मीन्स यू आर बैकिंग द रॉन्ग हॉर्स। आप गलत घोड़े पे आपने पैसे लगा रखे हैं, ठीक है। तो ये हमारा 14th ईडियम था। इमेज से भी समझ में आ रहा है, और ये मीनिंग क्या होता है इसका ये भी मैंने यहां पे लिख दिया। 15th ब्लो द कॉबवेब्स अवे। कॉबवेब्स मतलब ये जो मकड़ी के जाले वगैरह होते हैं, इनको ब्लो कर दो, इनको हटा दो। इनको हटा दो का मतलब ये होगा कि टू गेट rid of old feelings, पुरानी बातों को भूल जाओ। टू गेट rid of old feelings, ideas and welcome the new ones। नए आइडियाज को वेलकम करो, पुरानी बातों को भूल जाओ, पुराने फीलिंग्स को भूल जाओ,
जो भी दिमाग में क्लाउड बना हुआ है, जो भी पुराने थॉट्स की वजह से दिमाग अटक गया, उसको ब्लो कर दो, हटा दो, साफ कर दो। ये मीनिंग है यहाँ पे। ब्लो द कॉबवेब्स अवे मीन्स टू गेट रिड ऑफ फीलिंग्स, आइडियाज, ओल्ड फीलिंग्स एंड आइडियाज एंड वेलकम द न्यू वंस। ठीक है, तो ये अपने आप में इमेज भी डिपिक्ट कर रही है कि इस इडियम का क्या मीनिंग है, और एट द सेम टाइम मैंने यहां पे उसका मीनिंग भी लिख दिया है। चलिए, बाय अ पिग इन अ पोक। ठीक है, पिग है बट इमेज से नहीं उतना समझ में आ रहा होगा, बोरी के अंदर रखा हुआ है। बाय अ पिग इन अ पोक का मीनिंग होता है कि कोई भी चीज जल्दबाजी में खरीद लेना। जल्दबाजी में खरीद लेने का मतलब कि कहीं पे हमने उसके रेट भी चेक नहीं किए, हमने उसकी क्वालिटी भी चेक नहीं करी, हमने कोई रिसर्च नहीं किया, बस अच्छा लगा और खरीद लिया, महंगा सस्ता कुछ भी। तो बाय अ पिग इन अ पोक का मीनिंग होता है टू बाय समथिंग, टू बाय समथिंग विदाउट प्रॉपर रिसर्च और इंस्पेक्शन। कोई आपने इंस्पेक्शन नहीं किया, कोई रिसर्च नहीं किया, बस अच्छा लगा तो खरीद लिया। जैसे आईफोन, जनरली लोग आईफोन ऐसे ही खरीद लेते हैं कि भाई हाँ आईफोन है, लेना है लेना है, कोई कंपैरिजन नहीं करते कि सेम टाइम पे एंड्रॉइड में क्या फीचर्स आ रहे क्या नहीं। ठीक है, वो लग्जूरियस गुड्स है तो उसमें इतना कोई इंसान देखता भी नहीं है। बाय अ पिग इन अ पोक का मीनिंग ये होता है कि टू बाय समथिंग विदाउट प्रॉपर रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन, सॉरी नॉट इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट इडियम, टेल दैट वैग्स द डॉग। वैग का मतलब कि ये टेल, देखो ये डॉग है, ये टेल है, मतलब टेल अगर मैं बात करूं डॉग के बारे में, तो डॉग का जो टेल है वो इनसिग्निफिकेंट है। ठीक है, टेल उसका एक स्मॉलर पार्ट है या माइनॉरिटी है एक तरह से। अब टेल ही जो है वो डॉग को वैग कर रही है, मतलब टेल ही डोमिनेट कर रही है। इसका मतलब insignificant person, insignificant part of something dominating, insignificant part of something dominating the whole class। पूरी क्लास, पूरी कम्युनिटी को कोई इनसिग्निफिकेंट पार्ट अगर डोमिनेट कर रहा है तो उसका मीनिंग होगा टेल दैट वैग्स द डॉग्स। मतलब किसी जंगल में अगर मान लो 5% मंकीज हैं, इफ आई से 5% मंकीज इन अ जंगल, और वो 5% मंकीज ही जंगल को रन कर रहे हैं, जंगल को चला रहे हैं, तो उसके लिए वील यूज दिस इडियम कि टेल दैट वैग्स द डॉग। ठीक है, ये भी इडियम एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट इडियम, क्या समझ में आ रहा है फोटो से, क्या समझ में आ रहा है? टेक समवन्स गोट, मतलब इसकी गोट ये ले जा रहा है और ये पॉइंट आउट कर रहा है। टेक समवन्स गोट मतलब टू अनॉय और इरिटेट समवन, किसी को इतना इरिटेट कर देना, इतना परेशान कर देना कि वो भाई उसने अपनी बकरी दे दी कि भाई ले जा, तू चला जा बस यहां से, अब मेरे को बातें नहीं सुननी। मतलब तो गेट समवन्स गोट का मीनिंग होता है टू अनॉय और इरिटेट समवन, किसी को इरिटेट कर देना, परेशान कर देना। नेक्स्ट इडियम, गो बेली अप। फिश है, आपको लग रहा होगा कि यहां पे उल्टी लगा दी है, बट बेली अप है, उसका पेट ऊपर की तरफ रखा है। गो बेली अप का मीनिंग होता है टू गो बैंकरप्ट। बैंकरप्ट मतलब समझते हो आप? ठीक है, बैंकरप्ट का एक सिनोनिम भी होता है इंसॉल्वेंट। ठीक है, बैंकरप्ट हो गए, बैंकरप्ट घोषित हो गए, मतलब आपके पास अब पैसे नहीं है, जो आपके लोन्स हैं आप लोन्स को रीपे नहीं कर पा रहे हैं, उसका मीनिंग होता है टू गो बैंकरप्ट। तो गो बेली अप मीन्स टू गो बैंकरप्ट। ये थोड़ा सा इसके हिस्ट्री से रिलेटेड है, हिस्ट्री कभी और बता दूंगा आपको। फिश इसी तरह से, मतलब कि अब भाई कुछ नहीं बचा फिश के ऊपर, तो वो उल्टी हो गई है, बिल्कुल अंदर कुछ बचा ही नहीं है, तो गो बेली अप। नेक्स्ट इडियम है जो हमारा, दैट इज हाइव माइंड। हाइव माइंड मतलब पीपल और सोसाइटी। हाइव माइंड मीन्स पीपल और सोसाइटी ऑफ
सेम मेंटालिटी जिनकी होती, सब एक जैसी सोच रखने वाले जो लोग होते, उसे हम कहते हैं कि यू गाइज आर हाइव माइंडेड, तुम सब हाइव माइंडेड हो। हाइव माइंडेड मतलब सबकी एक जैसी सोच होना, ठीक है। ये देखो जैसे सबके ब्रेन्स आपस में जुड़े हुए दिखाना चाह रहा हूं मैं, इस इमेज से मैं ये शो करना चाह रहा हूं कि सबके दिमाग जुड़े हुए मतलब एक जैसे हैं। तो पीपल और सोसाइटी ऑफ सेम मेंटालिटी, हाइव माइंड। अगेन एग्जाम में भी काफी आया हुआ इडियम है ये। नेक्स्ट कैंगरू कोट। कैंगरू कोट अगेन इमेज से कुछ ऐसा नहीं डिपिक्ट हो रहा है कि हम इसका मीनिंग समझ पाए। कैंगरू कोट मतलब होता है फॉल्स या इलीगल कोर्ट। जैसे हमारे यहां भाई मेन कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके अलावा जो रिलीजियस कोर्ट होते हैं या रिलीजन्स में कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि भाई हमारे रिलीजन के खिलाफ कोई बात कर दी, रिलीजियस जो हेड्स होते हैं वो अपनी तरफ से सजा दे देते हैं या कुछ सोसाइटी से निकाल देते हैं, तो वो एक फॉल्स या इलीगल कोर्ट है, या हम कह सकते हैं कि कैंगरू कोर्ट है, ठीक है। फॉल्स और इलीगल कोर्ट, कैंगरू कोर्ट का ये मीनिंग होता है। नेक्स्ट इडियम जो है हमारा किल अ फ्लाई विथ एन एलिफेंट गन। तो ये इमेज से ही आप डिपिक्ट कर पा रहे हो, मुझे इसमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है कि छोटी सी प्रॉब्लम को आप डील कर रहे हो कैसे, गन से। मतलब जहां सुई, वही बात हो गई कि जहां सुई से काम चल सकता है वहां पे तलवार का यूज कर रहे हो। तो आप इसे लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, टू डील विथ अ स्मॉल प्रॉब्लम बाय टेकिंग बिगर स्टेप्स या बिगर मेजर्स, ठीक है। बड़े मेजर्स, एक्स्ट्रावेगेंट मेजर्स आप ले रहे हैं छोटी प्रॉब्लम को डील करने के लिए। तो इसमें फिर से बोलता हूं ज्यादा लिखने की जरूरत मुझे नहीं है, इमेज अपने आप में शो कर रही है। मींस टू किल अ फ्लाई विद एन एलिफेंट गन, मतलब छोटी प्रॉब्लम को डील करने के लिए आप बड़े कदम उठा रहे हैं, बड़े बड़े स्टेप्स उठा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लोडेड फॉर बियर। इमेज से समझ में आ रहा है, इमेज में कुछ ऐसा है कि इस बियर को फेस करना है, मतलब बी रेडी, टू बी रेडी इसका मीनिंग है टू बी रेडी टू फेस द डिफिकल्टी या फेस द चैलेंज। लोडेड फॉर बियर मतलब बियर के लिए हम तैयार हैं कि बियर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बच जाएंगे। वो ऐसा बिहेव कर रहा है तो हम भी उसके सामने बिल्कुल रेडी रहेंगे डिफिकल्टी या चैलेंज को फेस करने के लिए। लोडेड फॉर बियर मींस टू बी रेडी टू फेस द डिफिकल्टी और फेस द चैलेंज। इमेज से भी समझ में आ रहा है और मीनिंग भी मैंने यहां पे लिख दिया है। नेक्स्ट कैसा दिख रहा है, लोन शार्क। लोन शार्क, लोन ये फाइनेंस वाला लोन है, ठीक है। और शार्क, शार्क मतलब एक बड़ा क्रीचर, शार्क से आप इतना समझ सकते हैं। तो ये शार्क कुछ इसके ऊपर पकड़ा हुआ है, इसको लोन की वजह से पकड़ा हुआ है, पैसे लेने होंगे शायद, इससे पैसे लेने होंगे, यही समझ में आ रहा है। लोन शार्क का मीनिंग होता है एन ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऐसा बैंक या कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन विच लेंड्स लोन, मतलब लोन देता है कैसे, एट अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट। एन ऑर्गेनाइजेशन विच लेंड्स लोन ऑन अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, उसके लिए हम ये इडियम यूज करते हैं लोन शार्क। ये शार्क यहां पे किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, किसी बैंक, किसी ऑर्गेनाइजेशन को शो करने के लिए बनाया है, मतलब शो करने के लिए मैंने यहां पर ऐड किया है, ठीक है। तो ये हमारा 24th इडियम था। 25th इडियम मैड एज अ बॉक्स ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग नहीं, फ्रॉग्स कर लीजिए इसको। मैड एज अ बॉक्स ऑफ फ्रॉग्स का मतलब होता है वेरी मैड, पागल, वेरी क्रेजी, वेरी क्रेजी। वेरी क्रेजी या मैड के लिए हमारे पास एक और अच्छा वर्ड मैं आपको बताता हूं, दैट इज ल्यूनेटिक, ठीक है। ल्यूनेटिक, एग्जाम में बहुत बार ल्यूनेटिक का ही मीनिंग डायरेक्ट पूछ लिया, तो आपको पता होना चाहिए ल्यूनेटिक मतलब मैड और क्रेजी। और मैड एज अ बॉक्स ऑफ फ्रॉग्स इडियम, इसका मीनिंग होता है वेरी क्रेजी, ठीक है। फ्रॉग बनाया है, थोड़ा सा आप बॉक्स फ्रॉग थोड़ा सा शायद रिलेट कर पाओ, हालांकि इमेज ही इसमें सब कुछ नहीं बता रही है, आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। 27th ऑन अ लार्क। लार्क क्या है, पहली बात तो लार्क एक बर्ड है, ठीक है।
अगेन सिर्फ बर्ड बनाया है, बर्ड सिर्फ बना देने से यहां पे इसका मीनिंग पोर्ट्रे नहीं हो रहा है। ऑन अ लार्क का मतलब होता है सडनली और स्पॉन्टेनियसली, सडनली और स्पॉन्टेनियसली मतलब कोई काम अच्छा, जैसे बर्ड आपने देखा होगा कि बर्ड कभी कहीं बैठी हुई है, फिर अचानक से उड़ जाती है, फिर कहीं और उड़ जाती है, सडनली स्पॉन्टेनियसली वो अपनी पोजीशन बदलती रहती है। तो आप ऐसे इस बर्ड से इसको रिलेट कर सकते हो कि इडियम ऑन अ लार्क का मीनिंग होता है सडनली और स्पॉन्टेनियसली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वन ट्रिक पोनी। वन ट्रिक पोनी, पोनी मतलब ये घोड़े के लिए हमने ये वर्ड यूज किया है। अब घोड़ा सिर्फ एक ही आपको करतब करके दिखा रहा है और उसको कुछ नहीं आता, तो वन ट्रिक पोनी नाम से समझ में आ रहा है, इमेज से भी समझ में आ रहा है। अ पर्सन, एक मिनट यहां पे मैंने कुछ गलत लिख दिया। अ पर्सन हु possesses only one quality और वन टैलेंट, जिसके पास सिर्फ एक ही क्वालिटी या एक ही टैलेंट होता है, बार बार बस वही ट्रिक करके बता रहा है, उसके लिए हम ये ईडियम यूज करते हैं वन ट्रिक पोनी। तो इमेज से भी आप समझ सकते हैं, मीनिंग भी मैंने आपको बता दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि इस ईडियम इस ईडियम का मीनिंग आप नहीं भूलेंगे और आपको याद रहेगा ये। नेक्स्ट, पपीज एंड रेनबोज, ऑल पपीज एंड रेनबोज। पपीज एंड रेनबोज का मतलब होता है हमेशा कंफर्टेबल या हैप्पी या आइडियल सिचुएशन। जैसे लोग शादी कर लेते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि अब लाइफ में बिल्कुल ऑल पपीज एंड रेनबोज होगा, बिल्कुल बढ़िया लाइफ होगी। ठीक है, तो ऐसा होता है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, बट पपीज एंड रेनबोज का मीनिंग यही होता है कि बिल्कुल सब अच्छा अच्छा दिख रहा है, सब आइडियल सिचुएशन है। तो पपीज एंड रेनबोज मीन्स कंफर्टेबल, हैप्पी और आइडियल सिचुएशन। नेक्स्ट, रेड हेरिंग। और रेड हेरिंग अपने आप को बता रही है कि रेड हेरिंग मछली होती है, एक मछली का टाइप होता है। हेरिंग अपने आप को क्या बता रही है? आई एम हेयर टू डिस्ट्रैक्ट यू। तो ऐसा क्लू चोर लोग ऐसा करते हैं ना कि जानबूझ के ऐसे क्लू रख देते हैं कि पुलिस किसी और डायरेक्शन में अपनी इन्वेस्टिगेशन को ले जाए। ठीक है, तो रेड हेरिंग का मीनिंग होता है अ मिसलीडिंग क्लू, अ मिसलीडिंग क्लू। ठीक है, ये इडियम एग्जाम में बहुत बार आया है, ये बोलने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा के देखिए, रेड हेरिंग बार बार पूछा गया है। रेड हेरिंग का मीनिंग होता है अ मिसलीडिंग क्लू, और ये फिश आप अपने आप में बता रही है कि ये यहाँ पे क्या करने के लिए, आई एम हियर टू डिस्ट्रैक्ट यू। मेन मोटिव से घुमाने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जो क्लूज रखे जाते हैं उसके लिए ये इडियम यूज किया जाता है, रेड हेरिंग। नेक्स्ट, समथिंग टू क्रो अबाउट। समथिंग टू क्रो अबाउट मीन्स सम अचीवमेंट्स। मतलब आप अगर एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग का कोई भी पेपर, सीडीएस का कोई भी पेपर क्लियर कर लेते हो, दैट इज समथिंग टू बोस्ट अबाउट, दैट इज समथिंग टू क्रो अबाउट। ठीक है, सम अचीवमेंट या समथिंग टू बोस्ट अबाउट, कि हाँ ये कुछ काम किया, मतलब जिसको आप माइक लेके भी सबको बताओगे, चिल्लाने जाओगे तो भी वर्थ है, तो भी वर्थ है कि हाँ कुछ अचीव किया तो इट इज वर्थ। सम अचीवमेंट्स या समथिंग टू ग्रो अबाउट का मीनिंग होता है समथिंग टू बोस्ट अबाउट, किसी चीज के बारे में बताना। ठीक है, तो कोई अगर आपका अचीवमेंट है तभी यू विल हैव समथिंग टू ग्रो अबाउट और बोस्ट अबाउट। नेक्स्ट, फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। फ्लाई इन द ऑइंटमेंट मतलब स्मॉल थिंग डिस्टर्बिंग, अ स्मॉल थिंग लिख लेते हैं, अ स्मॉल थिंग डिस्टर्बिंग अ बिग प्लान। मतलब आपने बहुत अच्छा है, यहां पे मान लो कुछ बनाया, सूप बनाया, कॉफी बनाया, चाय बनाया, उसमें मक्खी गिर जाती, तो एक छोटी सी चीज से पूरा आपका प्लान चौपट हो जा रहा है। वही बात यहां पे लिखी हुई है कि फ्लाई इन द ऑइंटमेंट मींस अ स्मॉल थिंग डिस्टर्बिंग अ बिगर प्लान। नेक्स्ट, कैट पजामाज।
इस कैट को देख के क्या समझ में आ रहा है? बहुत से लोगों को ये लग रहा हो कि वाह क्या बढ़िया कैट लग रही है। और कैट पजामास का मीनिंग होता है समथिंग इनक्रेडिबल, समथिंग इनक्रेडिबल, बहुत शानदार, अविश्वसनीय चीज, समथिंग इनक्रेडिबल। कैट्स पजामास मींस समथिंग इनक्रेडिबल। आप कैट को देख के समझ आ रहे हैं कि कैट अच्छे से वेल ड्रेस्ड है तो कितनी बढ़िया लग रही है, वही बात यहां पे मैंने लिखी हुई है। नेक्स्ट, डॉग ईट डॉग। यहां पे डॉग खा तो नहीं रहा है, पर हाँ एक डॉग एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। डॉग ईट डॉग का मतलब होता है वेरी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उस सिनेरियो को कहते हैं डॉग ईट डॉग। मतलब डॉग के पास कुछ खाने को नहीं है तो अब आपस में ही खाएंगे एक दूसरे को। सो वेरी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। जैसे आजकल आपके पेरेंट्स आपसे बोलते होंगे कि कंपटीशन का लेवल तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट हो गया है। तो कॉम्पिटिटिव, वेरी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को हम ऐसे भी बोलते हैं कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। कट थ्रोट कॉम्पिटिशन चल रहा है आज के टाइम पे। किसी भी चीज में आप चले जाओ, चाहे आप प्रिपरेशन करना है प्रिपरेशन करो, आपको बिजनेस करना है बिजनेस करो, कोई भी चीज आप करोगे, एवरीवेयर देयर इज कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, बिल्कुल नेक एंड नेक कॉम्पिटिशन चल रहा है सब जगह पे, ठीक है। तो डॉग ईट डॉग का मीनिंग होता है वेरी कॉम्पिटिटिव और कट थ्रोट एनवायरमेंट। नेक्स्ट, अब इसको देख के क्या समझ में आ रहा है? इसको देख के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मतलब इट इज नाइदर फिश नॉर फाउल, मतलब समथिंग whose identity is not clear। कोई ऐसी चीज जिसकी आइडेंटिटी हम देख के नहीं बता सकते उसके अपीयरेंस की वजह से, ठीक है। ऐसा अपीयरेंस है कि हम नहीं बता सकते कि ये फिश है, हेन है, क्या है, मतलब ये इसको देख के हम नहीं बता पा रहे हैं ना, वही मतलब होता है नाइदर फिश नॉर फाउल का मीनिंग समथिंग और समवन हुज आइडेंटिटी इज नॉट क्लियर, जिसकी आइडेंटिटी हम नहीं बता सकते। नेक्स्ट, पपी डॉग आईज। पपी डॉग आईज देख के समझ में आ रहा है डॉग कैसे बिल्कुल दया की नजरों से आपको देख रहा है। तो पपी डॉग आईज का मीनिंग होता है बेगिंग लुक, बेगिंग लुक, ठीक है। यहां पे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। पपी डॉग आईज क्या होता है? बेगिंग लुक होता है। इमेज देख के आप समझ पा रहे हो कि इसका लुक कैसा आ रहा है, बेगिंग सा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन पिग्स फ्लाई। व्हेन पिग्स फ्लाई, अब यहां पे मैंने इमेज में दिखाया है कि पिग फ्लाई कर रहा है, बट क्या कभी पिग फ्लाई करता है? कभी नहीं करता। तो व्हेन पिग्स फ्लाई का मीनिंग होता है नेवर, नेवर। आपका दोस्त आपसे पूछ रहा है भाई मेरे पैसे कब रिटर्न करोगे, आप उसे क्या रिस्पॉन्ड करोगे? व्हेन पिग्स फ्लाई, नेवर। इसका यही मतलब होता है, ठीक है। तो व्हेन पिग्स फ्लाई मींस नेवर, ठीक है। इमेज से ही समझ में आ रहा है, बहुत कुछ इसमें बताने की जरूरत नहीं है। या नेवर, या आप ये लिख सकते हो समथिंग दैट विल नेवर हैपन। एग्जाम में आएगा ये ईडियम, मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे चल के ये किसी एग्जाम में जरूर आएगा। अभी तक तो मैंने नहीं देखा है किसी एग्जाम में, बट एनिमल्स से रिलेटेड था और अच्छा मीनिंग इन द सेंस कि ऐसा कुछ है जो आप रियल लाइफ से भी रिलेट कर सकते हो। तो व्हेन पिग्स फ्लाई मींस नेवर, समथिंग दैट विल नेवर हैपन। अब ये क्या दिख रहा है? यू कैन लीड अ हॉर्स टू वाटर बट यू कैन नॉट मेक इट ड्रिंक। मतलब घोड़े को पानी तक तो ले जा सकते हो मगर पानी पीने पे मजबूर नहीं कर सकते। मतलब यू कैनॉट मेक समवन डू समथिंग अगेंस्ट देयर विल। मतलब किसी की मर्जी के बिना आप उससे कोई काम नहीं करवा सकते, आप उसको फोर्स करके वहां तक ले जा सकते हो। जैसे अगर कोई जॉब नहीं करना चाहता तो आप उसका इंटरव्यू कंडक्ट करा सकते हो, उसको अपॉर्चुनिटी दिला सकते हो, बट जॉब करने पे मजबूर नहीं कर सकते। तो यही इस इडियम का मीनिंग है, यू कैन लीड अ हॉर्स टू वाटर बट यू कैन नॉट मेक इट ड्रिंक। पानी तक, आप इमेज से भी समझ पा रहे हो कि पानी तक तो ले जा सकते हो पर पीने पे मजबूर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारा 37th इडियम था। 38, स्विम विद शार्क। शार्क्स के साथ स्विम करना।
अब अगर मैं आपको बोलूं कि शार्क्स के साथ आपको स्विम करना है, मतलब टू बी इन अ डेंजरस सिचुएशन, टू बी इन अ डेंजरस सिचुएशन, डेंजरस सिचुएशन में होना। और ऑब्वियस है, इमेज से भी आपको समझ में आ रहा है कि अगर आप शार्क्स के साथ स्विम कर रहे हो मतलब बहुत डेंजरस सिचुएशन में हो। ठीक है, ये हमारा 38 इडियम था। 2 इडियम और बचे, इनको खत्म करते फटाफट। टर्न टर्टल, टर्न टर्टल के लिए हमारे लिए हमने यहाँ पे इमेज नहीं रखा है, पर जो आपने कछुए को देखा होगा पूरा ऐसा पलट जाता है, ऐसे चल रहा होता है, ऐसे पूरा पलट जाता है। तो टर्न टर्टल का मीनिंग होता है टू टर्न अपसाइड डाउन, टू टर्न अपसाइड डाउन। बहुत बार ये इडियम एग्जाम में पूछा गया है, बहुत एग्जाम्स में रिपीट भी हुआ है, तो ये इडियम आप याद रखिएगा। टर्न टर्टल मींस टू टर्न अपसाइड डाउन। इसके लिए एक वन वर्ड भी होता है जिसका मतलब होता है कैप्साइज। जैसे कोई बोट होती है, अगर वो बोट पानी में पलट जाती है तो न्यूज में ऐसे ही लिख के आता है, द बोट विच वाज कैरिंग 2 पीपल कैप्साइज्ड, पलट गई, पूरी उलट पुलट हो गई, कैप्साइज्ड इन द मिडिल ऑफ द रिवर। तो कैप्साइज एक वर्ड भी आपको यहां से मिल जाएगा। ठीक है, और आज का लास्ट इडियम जो है हमारा, द वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर। जानबूझ के इसको लास्ट में रखा है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए अप्लाई होता है, दैट दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। जैसे यहाँ पे आपको मैंने, ये एक वो है शेल है, शेल से वर्ल्ड आपके लिए यहाँ पे दिख रहा है। द वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर का मीनिंग होता है द वर्ल्ड इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो ये इडियम पर्पसली मैंने लास्ट में रखा है, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। आपके लिए, मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। तो जो आपने अभी तक किया, लीव दैट असाइड, आगे क्या बेहतर कर सकते हैं उस पे फोकस करना है और अपने टारगेट को अचीव करना है। ठीक है, सो दैट वाज आवर सेशन फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप लोग इतने पेशेंसली आपने पूरा वीडियो देखा। दोनों वीडियोस एनिमल इडियम्स के हमारे हो चुके हैं। 80 इडियम्स हमने यहाँ पे कवर किए हैं। ठीक है, सो आई होप यू गाइज एंजॉयड टुडेज सेशन। डू लाइक एंड सब्सक्राइब and I'll be back with another video in a couple of days. Thank you, students.